एक सैंपल है, नमूने के तौर पर एक और सैंपल मिला है, जब फरमाइए। चटनी चटनी मैं गिनूं कब आएंगे चटनिया रे, चटनी चटनी मैं गिनूं। शट अप! तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल? बड़े अफसोस की बात है, मिस्टर जेडी जैसी शख्सियत को पागल कह रहे हैं आप। सर अपने भाईजान को समझाइए ना। भाईजान? मैं इनका भाई नहीं हूँ, बॉस हूँ, और ये मेरी सेक्रेटरी मिस रोजी है। अच्छा आपके जज्बात को जो सदमा पहुंचा उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं दरअसल ये बताना चाह रहा था कि चटनी चटनी मैं गिनूं। जरा आप देखिए कितनी नगमगी है मेरी आवाज में, है। कौन गाहक है जो सेल्समैनशिप का ये अंदाज देखकर बैंगन की चटनी नहीं खरीदेगा? सेल्समैनशिप? हाँ। तो यहाँ जॉब के लिए आए हैं आप? सच्ची? हाँ। मैं यहाँ बाहर से गुजर रहा था तो फूड प्रोडक्ट्स का बोर्ड देखकर मैंने सोचा चलो भाई यहाँ ट्राई किए लेते हैं, अपना क्या जाता है ना भाई। सर आप भी इन्हें ट्राई करके देखें। हाँ। क्या पता ये काम के आदमी हो। ठीक है। इससे पहले कहीं जॉब की? जी हाँ, मैं पहले एक वकील साहब के पास गया था जॉब करने के लिए। हाँ, वो घरेलू झगड़ों के मुकदमों के माहिर थे। मैंने उनसे कहा सर आप सिर्फ कमीशन पर मुझे रख लीजिए, फिर देखिए मैं कैसी कैसी क्लाइंटने लेकर आता हूँ। क्लाइंटने? हाँ। तुम्हारा मतलब है कि वो खवातीन जो घरेलू झगड़ा करती हूँ? हाँ भाई, मैं पता है क्या करता था, मैं शाम को शादी हॉल के बाहर खड़ा हो जाता था, गौर से देखता था, गौर से कौन खातून है जो घरेलू झगड़ों से परेशान है। फिर मैं कहता था तलाक वाला ये, तलाक वाला ये। बाजी तलाक ले लो, खाला तलाक चाहिए, बन्नो आपा ऐसी तलाक फिर नहीं मिलेगी, ये सस्ती हो रही है तलाक। उफ, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैंने दुकानदारी पूछी है। दुकानदारी? लो भला बताओ, दुकान पर भी काम कर चुका हूँ मैं। हाँ, मैंने अगरबत्तियों की एक दुकान पर काम किया था। मैं दुकान के थड़े पर भौंकू लेकर बैठ जाता था और ये आवाज लगाता था, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, आगाह इसकी मौत से कोई बशर नहीं। आइए भाईजान, ये दिलबहार बत्ती, ये खुशबूदार अगरबत्ती आपके कब्र के लिए जरूर लीजिए। 10 पैकेट पर अलके गुलाब की एक शीशी बिल्कुल फ्री। आइए भाईजान। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे ये सेल्समैन। सर पहले इन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ। आप जिस तरह इन्हें समझाएंगे ये समझ जाएंगे, और फिर तनख्वाह की जो टर्म्स एंड कंडीशंस आप चाहते हैं, मेरा ख्याल है ये क्वालिफाई कर लेंगे। जी हाँ, आप अपने टर्म्स को रिकंडीशनड कीजिए। सोहेल ने तो साफ कह दिया है कि वो अब मेरे घर में कदम नहीं रखेगा। नहीं, ऐसे ही बस जज्बात में आकर कह दिया अकबर साहब। आप देख लीजिएगा कि बाप की मोहब्बत एक दिन उन्हें यहां जरूर खींच लाएगी। आप इत्मीनान रखिएगा। देखिए वक्त सलाम बड़े साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा हाँ, अरे ये तो वही है ना जो गांव में छोटी बेगम के पास रिपोर्टें पेश करने आती थी। तुम कैसे आ गई रेशमा? गांव छोड़ दिया क्या? जी हाँ रियाज साहब, मैं वहां बहुत परेशान हो गई थी। क्या हुआ? एक जेदी अंकल मेरे अब्बा के मकान में किराएदार थे। जब उन्होंने वो मकान खाली किया तो मेरे शौहर रफीक ने अब्बा से कहा कि वो मकान उसके नाम लिख दिया जाए। मेरा अब्बा तैयार नहीं हुआ। बस इतनी सी बात पर उसने हमेशा के लिए मुझे छोड़ दिया। एक मकान की खातिर छोड़ दिया? चंद महीने अपने माँ बाप के घर ही गुजारे, लेकिन कब तक
कब तक बोझ बनी रहती। गांव में बड़े साहब से मिली तो इन्होंने मुझ पर मेहरबानी की, बंगले का पता देकर कहा कि शहर आ जाना। ये बेचारी तो वहाँ गांव में रहना चाहती थी, मगर यहाँ मुझे घर की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी, तो मैंने इससे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ। तुम ऐसा करो कि पीछे एक कमरा है, वहाँ अपना सामान रखवा दो और बावर्ची को वो तुम्हें खाना दे देगा। तुम्हें खाने की फिक्र लगी हुई है, यहाँ मुझे अपना होश तक नहीं है। कितनी देर तलाश में मारा मारा फिरता रहा हूँ। किसे किसे तलाश कर रहे थे आप? आखिर बात क्या है? परेशान से लग रहे हैं आप। ऐसी वजह परेशान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा क्या? आखिर हुआ क्या? सब वो टैक्सी चोरी हो गई। क्या टैक्सी चोरी हो गई? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में आज उनके मोहल्ले से गुजरा था। हाँ। तो उनके पड़ोसी ने मुझे बताया, वो कह रहा था कि सुहेल मियां बहुत सख्त परेशान है। अकबर साहब, ये मामला थाने तक जरूर पहुंचेगा और ये भी हो सकता है कि चोरी का केस सुहेल मियां पर बन जाए। अकबर साहब प्लीज कुछ कीजिए, तुम परेशान कुछ कीजिए। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि इन हालात में मैं अपने बेटे को तनहा छोड़ दूं? ठहरो, मैं जरा चेंज कर दूं। मैं चाय पीने के लिए होटल में गया था, वापस आया तो टैक्सी गायब हो चुकी थी और ये सब कुछ 10-15 मिनट में हुआ है। वाह, 15 मिनट में टैक्सी चोरी हो गई और तुम 5 घंटे तक टैक्सी को तलाश करते रहे। फौरन थाने में आकर रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई तुमने? ये दुरुस्त है सुहेल, तुम्हें फौरन रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। देखिए, मैं कोई पुराना टैक्सी ड्राइवर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मजबूरन मैंने ये काम शुरू किया और मैं बहुत सी बातों को नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो अब खमियाजा भुगतो। मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट जरूर दर्ज करवाऊंगा। मैं रिपोर्ट दर्ज कराने से तुम्हें मना नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ ये एक शरीफ और ईमानदार टैक्सी ड्राइवर है। और क्या कीमत थी उस सेकंड हैंड टैक्सी की? पूरे 95,000 रुपए लगा चुका है ग्राहक उसके। 95,000? इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से अदा करूंगा? इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते तो जेल जाने के लिए तैयार हो जा बच्चू। कौन जेल जाएगा? सेठ अकबर का बेटा? ये टैक्सी ड्राइवर आपका बेटा है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये एक बहुत बड़े सेठ ही नहीं, अपने बेटे की परेशानी पर तड़प उठने वाले बाप भी। अरे एक टैक्सी तो क्या, 50 कीमती कारें भी हों तो वो अपने बेटे पे कुर्बान कर सकते हैं। दरअसल सेठ साहब बात यह है कि मुझे तो अपनी टैक्सी के 95,000 रुपए चाहिए और वो भी कैश। मिल जाएंगे। शुक्रिया। वेल बेटे, मैं जानता हूं कि तुम इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक टैक्सी की चोरी का मुजरिम नहीं बनने दूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए मेरा बेटा जेल की सलाखों के पीछे नजर आए। चलो सुनो। जी हाँ सेठ साहब, कैश लेने के लिए तो घर जाना ही होगा ना। वहाँ सुहेल मियां की मौजूदगी में मालिक को पैसे दे के तहरीर भी लिखवा लेंगे। ठीक है बेटा, इसके लिए तुम्हें घर चलना पड़ेगा। ये रकम वहीं अदा हो सकती है, सोचो मत। देर हो रही है, तुम्हारी बहन परेशान हो। डैडी, इतने गुस्से के बावजूद भी? हाँ बेटा, बाप का गुस्सा समंदर की लहरों से बने हुए झाग की तरह होता है। औलाद के आ जाने के इन लहरों की गहराई में कितनी मोहब्बत होती है। तो क्या डैडी ने तस्वीर करा दिया? अरे भी खुद ही तस्वीर कर दिया? तो क्या भाईजान डैडी के घर पर है? हाँ हाँ, बस अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। जी मैं। अरे बेटा, ये सोचने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो शाबाश, चलो मेरे साथ। चलो जल्दी से मिस्टर जैदी को बुलाओ। जी सर, अभी लाया। ये किसने मुझे पुकारा? मैं आ गया। चलो जाओ तुम। मिस्टर जैदी, जल्दी से ये डब्बे उठाओ। डब्बे?
डब्बे तो तैयार हैं सर। जी हाँ, वो जो बाजार से बड़े वाले जार और मर्तबान आए थे वो मैंने धोकर मांझ कर इस बड़े वाले कार्टन में रख दिए हैं, और वो जो शीशियां आई हैं उन्हें चमका कर मैंने इस छोटे वाले कार्टन में रख दिया है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये मैं अपने गले को अंदर से ठंडक पहुंचा रहा हूँ। सुबह मेरा मुंह जल गया था ना। मुंह जल गया था? हाँ। अंगारे फांक लिए थे क्या? नहीं, पता है क्या हुआ ये कि वो जो बावर्ची है ना, सेब का मुरब्बा तैयार करने के लिए देग में सेब उबाल रहा था। मैंने एक बड़ा वाला सेब उठा के गरम गरम अपने मुंह में महफूज कर लिया। सेब मुंह में महफूज कर लिया? हाँ। सुबह तुमने मेरे सामने 6 रोटियों का नाश्ता किया है, इसके बाद भी मीठे की गुंजाइश रह गई। नहीं देखे, नतीजा नहीं हूं मैं नतीजा नहीं हूं। ये मैं फूड प्रोडक्ट्स के माल की क्वालिटी चेक कर रहा था। ठीक है, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया तो, जो किसी चीज को खाया तो। मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए नहीं रखा कि तुम बावर्ची खाने में जाके इंस्पेक्शन करते रहो। देखें बात सुने, आपने मुझे घर में नहीं रखा है, ये गलत है। इतने दिन से बाहर गैराज में आपकी कार के नीचे सो रहा हूँ। अब तो मैं एक सेल्फ में स्टार्ट होने लगा हूँ। जी हाँ, और आपकी कार भी ठीक नहीं है, उसमें से इंजन ऑयल लीक हो रहा है। आप चाहें तो एक हफ्ते में मुझसे पूरी एक कुप्पी खरीद सकते हैं। बातें बहुत बनाते हो, काम नहीं करते। चलो ये डब्बे उठा के घर ले जाओ। मैं ले जाऊं? फिर मैं ले जाऊं? देखिए ना अजमी साहब, आप जब दफ्तर से घर जाते हैं तो गाड़ी में क्यों नहीं ले जाते? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन मैं भी आखिर इंसान हूँ। मैं कोई गधा नहीं हूँ जो मैं रोजाना बार बर्दारी के काम आऊं। अच्छे खासे 16 हॉर्स पावर के आदमी हो और एक मामूली से 36 किलो वजन को नहीं उठा सकते? 36 किलो वजन? हाँ, नहीं 35.5 किलो कहिए। और घर भी कोई इतना दूर नहीं है, 6 मीटर पर है ना। 6 मीटर कहाँ, 5.25। हाँ, लेकिन अजमी साहब आप जरा गौर कीजिए, 35.5 किलो वजन मेरे सर पर, 5.25 किलोमीटर का फासला, और मैं बेचारा पैदल। आप यकीन कीजिए, रोजाना इतना बोझ उठाते उठाते मेरा कद घटता जा रहा है दिन ब दिन। क्या? जी हाँ, घटता जा रहा है मेरा कद। कल मैंने फुटे से अपना कद नापा था, कोई 11.5 सेंटीमीटर कम हो गया एक हफ्ते में। बहुत अच्छे, काम कुछ नहीं करते हो और रोजाना 5 रुपए की दिहाड़ी वसूल करते जा रहे हो। चलो जल्दी से ये कर्टन उठा के ले जाओ। मैं इतना बोझ, अच्छा जरा हेल्प तो कर दीजिए प्लीज। हाँ उठाएं। अरे आराम से। सुनो जरा एहतियात से, इसमें शीशियां हैं। हाँ। और बावर्ची से जाके कह देना आज ही इनमें चटनी भर दे। अच्छा चली रे मैं तो देश पिया के चली रे। जरा सा काम करते हुए जान निकल जाती है। कर दिया कबाड़ा। परेशान क्यों हो सुहेल बेटे? परेशानियां तो खत्म हो चुकी हैं। मैंने अपने बंगले का एक खूबसूरत कमरा तुम्हारे लिए ठीक करवा दिया है, वहां एक रंगीन टीवी रखवा दिया है और लिखने पढ़ने के लिए मेज भी। थाने से निकलकर मुझे अब से बेजा में रहना होगा। लीजिए सभा बेटी भी आओ। ओह गुड, आओ सभा बेटी आओ। बेटा इस खबर अजनबियत से क्या देख रही हो? ये तुम्हारे बाप का घर है। पहली मर्तबा आई है ना वो आपके घर, तो शायद यकीन नहीं आ रहा कि इस दुनिया में कोई बाप भी होता है और उसका घर भी। मैं अपनी खुशी से नहीं आई हूँ भाईजान, ये रियाज साहब मुझे लेकर आए हैं। हाँ, मैंने रियाज को भेजा था इनको बुलवाने के लिए, इसलिए कि शहरी के जाने के बाद ये बहुत परेशान हो रही होगी। वो तो खुदा का शुक्र है कि ये मुसीबत बखरियत गुजर गई है। और ये भी इत्तेफाक है बेटा
कि घर में इतनी रकम मौजूद थी जो टैक्सी के मालिक को दी गई है। नहीं तो वो कमबख्त तो तुला हुआ था इस बात पे कि सुहेल मियां को जेल पहुंचाकर दम लेगा। अगर मेरी बहन की मजबूरी ना होती तो मैं यहाँ आने की निस्बत जेल जाने को तरजीह देता रियाज साहब। मैं जानता था कि मेरे बाद सबा तन्हा रह जाएगी। सबा के मुस्तकबिल ने मुझे मजबूर कर दिया और ये मजबूरी डैडी के काम आ गई। इन्होंने 95,000 ईंटें रख के वो रास्ता ही बंद कर दिया जो मेरे घर की तरफ जाता था। नहीं सुहेल, ये कोई साजिश नहीं थी, एक इत्तेफाक था, या यूं कह लो कुदरत ने एक बहाना किया था एक बाप को अपने औलाद से मिलवाने के लिए। बहाना? अगर ये बहाना बरसों पहले हो जाता तो आपसे मिलना हमारे लिए हादसा ना रहता। नहीं, और ये मिलना भी कैसा मिलना है कि मुस्कुराते हुए डर लगता है कि कहीं छिन ना जाए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एक बाप के लिए अपनी महरूमियों का इजाला करने के लिए क्या ये जरूरी है कि मैं तुम्हारे कदमों में गिर पड़ूं और गिर कर माफी मांग लूं? बोलो, मुझे ये सजा कबूल है? नहीं डैडी, प्लीज डैडी, हम कोशिश करेंगे डैडी कि माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। सुहेल, ये सब आप क्या कह रही है? शायद ये ठीक कह रही है। माजी के जख्मों को भरने में जितनी जिंदगी गुजर चुकी है उतनी ही और चाहिए। आप नहीं जानते, भुलाने की कोशिश में बहुत कुछ याद आने लगता। सबा बेटी ने बात खत्म तो कर दी है सुहेल मियां। साहब जी, आप चाय यहीं पियेंगे या लॉन में? अरे वे चाय तो हम कहीं भी पी लेंगे, लेकिन खाली चाय नहीं, चाय के साथ कुछ मीठा होना जरूरी है सुहेल और सबा के आ जाने की खुशी में। जी अच्छा, सलाम बीबी जी। और हाँ रेशमा, ऐसा करो कि सुहेल मियां का बराबर वाला कमरा सबा के लिए ठीक करा दो। इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसके आराम का बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। आप मुतमईन रहिए साहब जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये खुश रहें। गुड गुड। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप पहली बार हमारी कंपनी से अचार, मुरब्बे, चटनियां खरीदना चाहते हैं। आप यकीनन हमारा माल सबसे बेहतर पाएंगे। वो कंपनी के प्रोप्राइटर कहाँ है? बस आते ही होंगे। लीजिए, हमारे चीफ प्रोडक्शन कंट्रोलर तशरीफ ले आए। बहुत भारी है, बहुत भारी। कितनी बार अजमी साहब से कहा है कि सामान लाने ले जाने के लिए एक खच्चर मुलाजिम रख लें, मगर वो तो ऐसे कंजूस है कि मुझे एक साइकिल तक लेकर नहीं दे सकते। हाँ भाई मियाँ, जरा ये लगेज अनलोड कराना। आराम से इधर ही रखना। आए आराम, आए से। किधर गया? जरा देखे भाई मियाँ, 2 हाथों से ये बोझ संभालूं या गर्दन से काकरोच झाड़ूं? काकरोच? वो होते नहीं, लाल बेग। ओहो, डिब्बे में इत्तेफाक से कोई लाल बेग आ गया होगा मिस्टर जेदी। लो, इत्तेफाक से कहाँ? लो भाई, ये सारे डब्बे रखे होते हैं बावर्ची खाने के पास। एक लाल बेग ही क्या, और जाने कौन कौन से हशरातुल अर्ज़ आ जाते हैं इन डब्बों में। अभी रास्ते में एक मेंढक निकाल के फेंका। लेकिन इन डब्बों का बावर्ची खाने के पास क्या कहा? लो बावर्ची खाना भी तो सहन के पास है ना। माफ कीजिएगा, आप माल तो तैयार होता है फैक्ट्री में और आप जिक्र कर रहे हैं बावर्ची खाने और सहन का। लो तो भाई, हमारी फैक्ट्री भी तो सहन में है। नहीं, असल में बात ये है कि अगर फैक्ट्री में माल ज्यादा तैयार हो जाए तो साहब के घर रख दिया जाता है। अच्छा, वैसे आप लोगों को इतना माल तैयार नहीं करना चाहिए, उसकी फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। हाँ भाई, यही तो मैं बावर्ची को समझाता भी हूँ, मगर उसे क्या ख्याल। बावर्ची? कौन बावर्ची? लो भाई, बावर्ची ही तो तैयार करता है हमारा सारा माल। मिस्टर जेदी, ये हमारे क्लाइंट हैं, इनके लिए तो चाय वाय तो मंगवाइए। चाय वाय मंगवाइए, वाला बताइए, चाय मंगवाइए। यहाँ पे इस दफ्तर में ये क्लाइंट है आप? अच्छा, ओहो, मैं भी चाय। छोड़े चाय वाय को, छोड़े। अरे
आप वो बावर्ची की बात कर रहे थे? वो बावर्ची, हाँ अच्छा हाँ भाई, मैंने तो बावर्ची से बात ही करना छोड़ दिए। हाँ जब देखो बस मुझे पे चीखता रहता है, जेती देखे मांझो देखे मांझो। दे रहे क्यों? लो तो देखो ही में तो तैयार होता है सारा माल, हमारे मुरब्बे, अचार और चटनियां वगैरह। ओह माय गॉड, और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग करता है बावर्ची? तो अकेला थोड़ी करता है वो, हाँ ज्यादातर काम तो मुझे ही करना पड़ता है। हाँ अभी परसों क्या हुआ, मैं आम के अचार में से बड़े वाले काकरोच चुन चुन के निकाल रहा था, मुझसे कहने लगा, ओए जेती चलो इधर आओ, ओए टमाटर की चटनी तैयार करनी है, चलो टमाटर कुचलो। मैंने हालांकि उससे कहा भी कि भाईजान आज मेरे पाँव में बहुत दर्द है। लेकिन आपके पाँव का क्या ताल्लुक टमाटरों से? लीजिए तो और किससे ताल्लुक होगा भला बताइए? हाथों से इतने ढेर टमाटर कुचल सकता है कोई? वो जो हमारे साहब है अजमी साहब, उनका जो नहाने का इतना बड़ा वाला टब है उसमें 36 किलो टमाटर आते हैं। मैं तो उछल उछल कर पसीने पसीने हो जाता हूँ वहाँ। ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग इस तरह माल तैयार करते होंगे। नहीं पता क्या, वो जो हमारा बावर्ची है ना, बेचारा बहुत बुढ़ा हो गया है, मेरी तरह उछल नहीं सकता टमाटरों पे। हाँ वो तो इतना बुढ़ा है कि अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ, वो सेब का मुरब्बा बना रहा था, देर में जोर जोर से करछा चला रहा था, मुझे आवाज दी, अरे भाई देगी इधर तो आओ। मुंह जो खोला तो मुंह में से बत्ती सी निकल के देग में गिर पड़ी। और वो बत्ती से किसी घाक को मिली होगी मर्तबान में। लो अभी तक नहीं मिली वो बत्ती सी। हमारे तो बस वही ग्राहक माल वापस करने आते हैं जिन्हें माल में से कोई काकरोच, झींगर या कन खजूरा निकले। क्या बकवास कर रहा है कन खजूरे? आइए मैं इनको बता रहा था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फूड प्रोडक्ट इन द होम। निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। को बाहर भी तो ना, मेरा खून पी जाऊंगा, निकल जाओ यहाँ। खून पी जाएंगे, बचाओ बचाओ, पुलिस। सुहेल भैया, हमारे अकबर साहब तो स्वीट डिश के तौर पर फ्रूट खाते हैं बस। डैडी, व्यास साहब बता रहे थे कि डॉक्टर ने आपको मीठा खाने से मना किया है। हाँ वो दिलावर भी मना कर रहा है। तो क्या हुआ, पिछले दिनों कहीं से कामों का बड़ा क्रेट आ गया, मजबूरन मुझे खाने पड़े। देखिए डैडी, अब मैं आ गई हूँ, आपको परहेज करना पड़ेगा। साहब जी, छोटे साहब आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि उनका ये सामान उनके कमरे में रख दो। हाँ ठीक है, जाओ रख दो। वो शायद दिलावर आ गया। हेलो डैडी। ओ आओ दिलावर, आओ बेटे, आओ आओ। ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप? ठीक। बेटा इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे बड़े भाई सुहेल। हेलो। कैसे भाई हो? गले तो लोगों कम से कम। उनके कमरे में रख दो। हाँ ठीक है, जाओ रख दो। वो शायद दिलावर आ गया। हेलो डैडी। ओ आओ दिलावर, आओ बेटे, आओ आओ। ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप? ठीक। बेटा इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे बड़े भाई सुहेल। हेलो। कैसे भाई? गले तो मिलो कम से कम। देखो तो राबिया, ये सपना कैसी अजीब बातें करने लगी। क्यों, क्या हुआ? बताओ, मुझसे कह रही है कि आपकी शादी की डेट एक्सपायर हो रही है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो इसमें कौन सी अजीब बात हो गई? छोटी बहन हो के बड़े भाई को शादी का मशवरा दे रही है। तो फिर क्या हुआ? बहनों को तो वैसे भी भाइयों की शादी का बहुत अरमान होता है, और आपकी शादी पर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तुम तो हो मॉडर्न, 14 साल इंग्लैंड में रहकर आई हो। भाई मैं एक मशरकी लड़का हूँ, मुझे ऐसी बातों में शर्म आती है। अच्छा, वाकई? तो और क्या, लंदन के लड़कों में शर्म आया नहीं होती होगी।
यहाँ पे मशरिकी तहजीब अभी जिंदा है और यहाँ का नौजवान शर्मीला होता है मेरी तरह। अच्छा, माशाल्लाह, आपका चेहरा तो बहुत गुलाबी गुलाबी हो गया है। और कान देखिए आप अपने, कितने सुर्ख हो गए हैं। लेकिन क्या करें भाई, पब्लिक का पुरजोर इसरार है, शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि लड़की ढूंढने के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। तो तुम चाहो तो अपने तौर पे एक लड़की देख के पसंद कर लेना और डैडी को भी खुद ही बता देना। डैडी को क्यों बताऊं? आपको क्यों नहीं बताऊं? ये सारा चक्कर डैडी का ही चलाया हुआ तो है। अच्छा? हाँ, सपना के जरिए मेरी मर्जी मालूम करना चाहते थे। दिल में सोचा होगा मासूम सा लड़का है, इससे क्या शादी की बात करूं, सपना के जरिए चलवा दिए। ठीक है, इसके बारे में सोचेंगे। क्या हो डैडी? हाँ, वो भाई सपना का एहसास है कि तुम्हारा जेब खर्च बहाल कर दिया जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? थैंक यू डैडी, थैंक यू सपना, थैंक यू। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस घर में हर बात इनडायरेक्टली क्यों होती है। देखिए ना, खर्चे की बात करनी होगी तो सपना कह रही है, शादी के बारे में बात करनी है तो सपना कह रही है। शादी? किसकी शादी? पता नहीं, मैं अभी आया। अरे भाई ठहरो तो, वो कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी थोड़ी आना। सपना, तुमने डैडी से शादी के बारे में बात की थी? मैं ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ? ओहो, अगर की भी है तो इसमें हर्ज क्या है? बिल्कुल है। आप तो इंग्लैंड से आई हैं, वहाँ की लड़कियाँ कर लेती होंगी अपनी शादी की बात, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट। और हमारे यहाँ की लड़कियों में शर्म हया होती है। कोई भी लड़की अपने भाई से ये नहीं कहती कि वो शादी करना चाहती है। या अल्लाह, ये कैसा घर है। हमें डैडी ने माँ की तरह पाला है। जब मैं शर्म की वजह से डैडी से ये नहीं कह सकती कि डैडी अब मेरी शादी करा दीजिए, तो मैं भाई से कैसे कह सकती हूँ? क्यों डैडी? हाँ। मैंने कभी कहा आपसे अपनी शादी के लिए? नहीं बेटी, कभी नहीं। सुन लीजिए बेवकूफ, मैंने कब कहा कि तुमने अपनी शादी के बारे में बात की है? फिर किसकी? शौकी भाई की। तुमने शौकी भाई से उनकी शादी के बारे में बात की थी ना? जी नहीं। हाँ, अब मैं समझा। शौकी में तो इतनी जुर्रत है नहीं कि वो मुझसे डायरेक्ट बात कहे। अगर बात कहेगा तो मार खाएगा। वो तो तुम लोगों के बहाने ये बात मुझ तक पहुंचाना चाहता था कि मैं उसकी शादी के बारे में सोचूं। तो सोच लीजिए ना, सोचने में क्या हर्ज है? क्यों बेटी, 4 साल से एफए में फेल होता आ रहा है, कौन लड़की उसे कबूल करेगी? और फिर शादी का खर्चा करने के लिए सिर्फ वही रह गया है। मुझ पर सबसे पहले बेटियों की जिम्मेदारी है। बेटियां शायद इसीलिए होती हैं कि अपने बाप के घर रहें तो अपनी मुस्कुराहट की किरणों से उजाले बुनती रहें और एक दिन दुल्हन बन के अपने घर चली जाए तो यूं लगे कि जैसे इस घर में सुबह ही से एक शाम थी जो ढली ही नहीं। डैडी, मैंने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र किया था। आप क्यों उदास हो गए? बेटा, तुमने अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभा ली। अब सबा मेरे घर, इसकी शादी करना अब मेरा फर्ज है। डैडी, प्लीज डैडी, इस वक्त क्या किसी और मौजू पे गुफ्तगू नहीं हो सकती? बेटा, मौजू तो बहुत से हैं, मगर अब मैं सुहेल को कैसे समझाऊं कि अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। आखिर मेरा भी तुम पर कोई हक है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या बातें हो रही? कुछ नहीं, बस सभा बेटी की शादी का जिक्र हो रहा। मेरी बहन की शादी? अरे मैं अपनी बहन की शादी ऐसे धूमधाम से करूंगा कि पूरी दुनिया देखे। दुनिया देखेगी? और रात आते वक्त जो रवैया तुम्हारा था वो सारी दुनिया से पहले तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई ने देख लिया है। अरे इतने बरसों के बाद ये दोनों तुम्हें मिले और तुम हो के आराम करने चले गए। रियासुद्दीन साहब, अगर आप किसी दूर के मुल्क से 21 घंटे का सफर करके आए होते और एक लम्हे को भी ना सोए होते और एक की जगह आपको 3-3 नजर आ रहे होते
तब मैं आपसे पूछता कि मिजाज कैसे हैं जनाब के। बस एक बात है, ये कह रहा है ठीक, ये ठीक कह रहा है। और बिगाड़ दीजिए इसे, और बिगाड़ दीजिए अपने लाड प्यार से इसे। शुगर कीजिए कि बी जमालो खातून थी, वरना मैं आपका नाम रख देता बी जमालो। जरा देखिए डैडी, बिला वजह उन्हें नाराज करने की कोशिश की जा रही है जो नाराज नहीं। और सबा को देखिए कैसे प्यार से मुझे देख रही है, और सुहेल भाई कितनी मोहब्बत से मुस्कुरा रहे। कौन मुस्कुरा रहा है? आप? मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा। फिर तो कमाल हो गया, यानी मुस्कुराए बगैर लग रहा है कि मुस्कुरा रहे। क्या हुआ? क्या बात है, नाराज हो गए? भाई अगर नाराज हो गए तो माजरत माजरत माजरत। चलो ठीक है। ठीक ठीक नहीं है, मैंने 3 मर्तबा माजरत की है, आप कम से कम 1 मर्तबा जोर से कह दीजिए कि कबूल की। कबूल की। थैंक यू थैंक यू। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बहन भाई मुझे अचानक मिल जाएंगे तो मैं अमेरिका से कोई कीमती सा तोहफा जरूर लेकर। तोहफे की क्या जरूरत है? तुम आ गए हो, यही क्या काम है? और तोहफे का क्या है, वो तो तुम यहाँ से भी खरीद कर दे सकते हो मुझे। हाँ, यहाँ से भी खरीद के दे सकता हूँ। आप फंस गए मुझे। बड़ा अजीब था, आज सुबह बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया, ऐसा प्यार करने वाला जैसे बरसों साथ रहा। उसने माजरत तो कर ली थी कि थकन की वजह से हम लोगों को सही तरह अटेंड नहीं कर सका था। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा, जॉली सा, बिल्कुल अपना सा। कोई कह सकता है कि वो सौतेला है? नहीं, उसने किसी बात से जाहिर तो नहीं होने दिया। आपने भी बहुत अच्छा किया, से बात करते रहे। सुबह अगर हमें अपने बाप से मोहब्बत नहीं मिली तो इसमें दिलावर का क्या कसूर है? वो सौतेला जरूर है, लेकिन हमें ना मिलने वाली आसाइशें उसने तो नहीं छीनी। अगर वो हमें अपना समझेगा तो हमारी तरफ से भी उससे मोहब्बत ही मिलेगी। लेकिन प्लीज प्लीज भाईजान, डैडी से तो अब ये नाराजगी जैसा अंदाज खत्म कर दीजिए ना। खैर छोड़ें, अच्छा ये तो बताएं कि इतने अरसे कहाँ रहे, क्या करते रहे? नौकरियां ढूंढते रहे, टैक्सी चलाते रहे। टैक्सी? इतने बड़े बाप का बेटा टैक्सी ड्राइवर? टैक्सी? वो टैक्सी तो इनके दोस्त की थी, बस यूं ही कुछ दिनों शौकिया तौर पर चलाई थी। कोई मामूली शख्स नहीं है मेरे भाईजान, अच्छे खासे मशहूर अफसाना निगार हैं, बहुत अफसाने लिखे इन्होंने। अफसाना लिखने की वजह से तो ही छोटे से मकान में रह रहे थे। अरे हाँ भाईजान, याद आया, वो डैडी कह रहे थे कि अगर हम चाहें तो उस घर का सामान बेच दें। नहीं, वो सामान यहीं आएगा। यहाँ? यहाँ किस चीज की कमी है भाईजान? वो पुराना सामान मुझे बहुत अच्छा लगता है, खास उनसियत है मुझे उससे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो रियाजुद्दीन साहब से कहेंगे? वो नहीं, किसी से कहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्त को फोन कर दूंगा, सलजूकी ले आएगा वो सामान। इससे बेहतर ये नहीं है कि ट्रक कर लिया जाए, सब सामान एक साथ जाएगा तो टूटेगा भी नहीं। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन अनवर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, पता नहीं सुहेल को अपना ये सामान अपने डैडी के बंगले पर शिफ्ट कराने की जरूरत क्यों पेश आई। अब तो वो खुद इस घर का मालिक है। कमाल है भाई, मैं बाहर खड़ा हूँ तो कोई मुझे बुला भी नहीं रहा। आप यानी कि एक्सक्यूज मी, आप यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे पीछे पीछे। आप जेम्स बॉन्ड के खालू हैं क्या? आपसे किसने कहा आप मेरा ताकुब करें? भाई अजीब बात है, तुम
दफ्तर को ताला लगा के चल दो और मैं मारा मारा फिरूं। अब मैं सोऊंगा कहाँ? मुझे क्या पता। तुम्हारे हिस्से में ये आए हैं और मेरे हिस्से में मिस्टर जैदी लिखे हैं। उन्हें क्या हुआ? अच्छे खासे एक पाइप में रह रहे थे। मैंने अपने ससुराल से कुछ सामान भी ला दिया था। जब मिस्टर जैदी थाने गए तो सारा सामान ऐसे ही छोड़ गए। सब सामान चोरी हो गया। सिर्फ एक बोर्ड बचा है, जैदी हाउस। अब उनके लिए भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। पहले मेरा बंदोबस्त करो। मेरे लिए खाने का क्या इंतजाम किया है तुम दोनों ने? आप ये बाएं जाके दाएं मुड़ जाएं। अच्छा, खाना है वहाँ? जी नहीं, वहां बाहर निकलने का दूसरा दरवाजा है। बाबा जी, आप इस दरवाजे से चले जाइए, वहाँ किचन है। हो सकता है आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। थैंक यू। शुक्रिया। शुक्रिया। यार समझो कि इन्हें किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाओ। यही मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन अनवर रकम बहुत खर्च हो जाएगी। ये तुम्हारे 1 लाख इसको गिन लो। थैंक यू डैडी। नहीं, मुझे उम्मीदें पूरे होंगे। मुझे हैरत है कि तुमने सिर्फ 1 लाख रुपया क्यों तलब किया, जबकि मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए जितना मुआवजा तुम चाहती वो मैं तुम्हें दे सकता था। आपने मुझे गलत समझा डैडी। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो शायद मैं आपसे कुछ भी ना लेती। मजबूरी? एक ऐसी लड़की जिसके करोड़पति चचा ने परवरिश की हो और जो शानदार जिंदगी गुजार रही हो, वो 1 लाख रुपए के लिए कैसे मजबूर हो सकती है? है कुछ ऐसी बात। अब आपसे क्या छुपाना। दरअसल ये रकम मुझे डोनेट करनी है। डोनेट? 1 लाख रुपया किसको? यहाँ पर एक प्राइवेट यतीम खाना है। मैं हर साल उस यतीम खाने को 1 लाख रुपए डोनेट करती हूँ। इस साल भी अंकल से मांगे थे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इतनी फजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, वैसे तुम्हारे अंकल ने बात ठीक की है। 1500 से ये फर्ज पूरा हो सकता था। नहीं डैडी, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ परवरिश पा रही हैं। और वैसे भी 1 लाख रुपए मेरे लिए क्या वैल्यü रखता है? हाथ का मैल। हाँ वो तो है, मगर ये हाथ का मैल तो अगले साल भी उतर सकता है। नहीं, you don't worry about it. मैं आपसे नहीं मांगूंगी। ओह थैंक्स का। अच्छा बेटा, थैंक यू। तुम्हारा भी जवाब नहीं रूबी। यतीम खाने के बहाने 1 लाख रुपए ठग लिए। मैंने किसी को नहीं ठगाया। ये 1 लाख रुपए लेकर मैं उस यतीम खाने में जाऊंगी और उस मनहूस मैनेजर के मुंह पर मारूंगी। मगर तुम यतीम खाने से भाग ली थी, अब ये रकम किस लिए? रजिया, वो कमबख्त मुझे एक दफा रास्ते में मिला था और मुझे पिस्तौल के जोर पर जबरदस्ती उस यतीम खाने में लेकर गया था और मुझसे मेरी परवरिश का मुआवजा मांगा था, 1 लाख रुपए। फिर क्या? मैं कहाँ से लाती इतनी रकम? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते? और उसने तो पक्के कागजात पर मुझसे दस्तखत भी करवा दिए थे कि 1 लाख रुपए मैंने उससे कर्ज लिए हैं। अब ये पैसे उसके मुंह पे मारूंगी और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये सुहेल का घर है। अरे इससे तो अच्छा था कि वो सहराए आजम किराए पर ले लेता। वहां भी दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। हाँ, और ये मूढ़ा भी वहाँ रेत पे किसी टीले पर आसानी से रखा जा सकता था। आराम से मूढ़े पे बैठे शराब देखते रहते। अब तो जैसा भी है यही है। अच्छा अनवर, यहाँ कोई अलगनी होगी? अलगनी क्यों? मुझे धोकर निचोड़ो और अलगनी पे फैला दो। हाँ, या किसी खूंटी पे लटका दो। अरे भाई, मैं ऐसे घर में कैसे रह सकता हूँ जहाँ मेरे सोने के लिए कोई चारपाई न हो है? और यहाँ मेरे क़यामत व आम का क्या बंदोबस्त होगा? मिस्टर जैदी, ये आपका मसला है। आपको सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी,
वो मैंने मुहैया कर दी। ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम चाहते तो मुझे बकरा मंडी ले जाते, किसी खूंटे से बांध देते। ये जगह भी मैंने अपने रिस्क पर दी है, सुहेल को तो मालूम ही नहीं है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि ये घर दिलावर की माँ ने तामीर कराया था, और वो जो फैक्ट्री में पैसा लगा वो भी दिलावर की माँ ने दिया था। जो कुछ भी है वो सब दिलावर का है। और आप मुझे कहते हैं कि मैं इस घर और फैक्ट्री के मामलात में दिलचस्पी लूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप दिलावर के बड़े भाई। रिश्ता बड़ा हो जाने से छोटा आदमी बड़ा नहीं हो जाता रियाज साहब। अगर ये सब कुछ डैडी का होता तो शायद मैं ये सोचता भी कि मेरा भी इस पे कुछ हक है। सोच लो तो बेहतर है। डैडी, बेटा तुम्हारी गलतफहमियां दूर करने के लिए इतना बता देना जरूरी है कि अभी तुमने छोटे आदमी की बात की थी। वाकई मैं एक छोटा आदमी था, एक फैक्ट्री में मामूली क्लर्क था, और रियाज इस बात का गवाह। हाँ सुहेल मियां, उन दिनों इनके बहुत बुरे हालात थे। मैं गांव में चौधरी का मुलाजिम था और अक्सर ट्रैक्टरों के पुर्जे खरीदने के लिए शहर इनके पास आया करता था। दफ्तर में इनके साथ मेरी दोस्ती हुई तो कंपनी का मैनेजर यह समझा कि दोस्ती की वजह से ये मुझे कोई खास फेवर देते, उसने इन्हें नौकरी से निकाल दिया था। अम्मी ने मुझे बताया था कि उन दिनों उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई और घर में फाके भी होने लगे थे। सही कहा था उन्होंने। तुम और सबा बहुत छोटे थे और मैं बेरोजगार था। कहां से खिलाता अपने मासूम बच्चों को। मालिक मकान निकाल देना चाहता था, घर के बाहर भी कोई हाथ थामने वाला नहीं था। तो एक दिन ये रियाज मेरे पास आया और इसने कहा कि मेरी अजीजा बेवा हैं और दुश्मनों में घिरी हुई। आप शायद अपनी दूसरी शादी का जवाब बताना चाह रहे हैं। अगर ये आपको बताने आए थे तो इन्होंने खुद शादी क्यों नहीं कर ली? नहीं सुहेल मियां, ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं चौधरानी आपा का ना सिर्फ मुलाजिम बल्कि दूर का गरीब रिश्तेदार भी था, और उन्होंने हमेशा मुझे अपने भाइयों की तरह समझा। तो फिर भला ये कैसे मुमकिन था? मुझे बस सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया कि उन्हें दुश्मनों से बचाने के लिए मैं उनकी शादी अकबर साहब से करा दूं। ये जानते हुए भी कि उनकी एक बीवी और 2 बच्चे पहले से मौजूद हैं। सवाल जिंदा रहने का था सुहेल मियां। मकान से निकाले जाते तो सर ढांपने के लिए आसमान के सिवा कोई दूसरी चादर नहीं थी। आपकी वालदा की दवा कहां से आती जो बरसों से बीमार थी, और तुम छोटे छोटे 2 बच्चे आखिर कब तक फाके झेलते? अकबर साहब बहुत मजबूर थे, बहुत मजबूर थे। शायद बेटा इन मजबूरियों को वही समझ सकता है जो इन हालात से गुजरा हो। शादी उन खातून की मजबूरी और मेरी जरूरत थी। उन्हें एक मजबूत सहारा चाहिए था, और मुझे इन खाली हाथों में इतना पैसा कि मैं अपनी बीवी की बीमारी और अपने मासूम बच्चों की परवरिश कर सकूं। अम्मी ने मुझे बताया था कि आपने वो फर्ज सिर्फ चंद बरसों तक ही पूरा किया था। ठीक कहा था मरहुमा ने, बिल्कुल ठीक कहा था। इसलिए कि एक दिन मेरी बीवी को ये मालूम हो गया कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, तो उसने साफ साफ कह दिया कि अगर मैंने अपनी पहली बीवी से कोई ताल्लुक रखा तो मुझसे तलाक लेकर हर चीज से बेदखल कर देंगे। तो आप ये कहिए ना कि आप उन आसाइशों को छोड़ना नहीं चाहते थे जिनके आप आदी हो चुके थे। वाकई मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने बड़ी मेहनत की थी इन जमीनों को वो सब देने के लिए। मैं ट्रैक्टर का कारखाना लगाया था, लाखों मुनाफा कमाया था, फिर मैं कैसे छोड़ता इस मिल्कियत को? आपकी मिल्कियत? हाँ सुहेल मियां, अकबर साहब ठीक कह रहे हैं।
उस वक्त जो कुछ चौधरानी आपा के पास था वो, और जो कुछ इन्होंने ट्रैक्टरों के कारोबार से कमाया था, वो सब चौधरानी आपा के नाम था। अगर ये उस वक्त चौधरानी आपा को छोड़ देते तो अपनी जिंदगी भर की कमाई से भी हाथ धो बैठते। ये तो इनकी खुशनसीबी है कि मरने से चंद दिन पहले चौधरानी आपा ने सब कुछ इनके नाम लिख दिया था। सुहेल, बेटा जो कुछ दिलावर का है वो उससे जरूर मिलेगा, लेकिन मेरी मिल्कियत में से जो कुछ हक तुम्हारा बनता है वो तुम्हें मिलना चाहिए। हेलो, उठिए उठिए जा। कौन है? कौन है? पुलिस पुलिस पुलिस। क्या हो गया आपको? आप कौन है? आप कहाँ से आई हैं? मैं इंग्लैंड से आई हूँ। इंग्लैंड से? मैं पिंडलैंड से आया हूँ। पिंडलैंड? जी, यहाँ गांव से आया हूँ मैं, पिंड। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मेरा नाम है मिस्टर जेडी। वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग एगो मैं गांव में हुआ करता था। यहाँ शहर में मैं अपनी भतीजी और मालदार फूफा की तलाश में आया था। बहुत दिनों तक मारा फिरता रहा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ। सुहेल मेरा वाकिफकार है। अच्छा अच्छा, सुहेल की बहन सबा मेरी बहुत अच्छी सहेली है। जी, लेकिन कहाँ ये दोनों? ये इंतकाले मुंतकिल यानी इंतकाले मकानी। हाँ जी हाँ, मगर जरा देखिए कैसा मकान खाली करके गए हैं ये लोग। एक चूल्हे के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, आज दोपहर के खाने में सुबह का अखबार उबाल के खाया है। जी? वैसे अगर आप वाकई सुहेल के मेहमान हैं तो सुहेल को आपका ख्याल करना चाहिए था। अरे कौन करता है ख्याल? वैसे सब कहते हैं अंकल अंकल, जेदी अंकल। हाँ, खाने को कोई नहीं पूछता। अंकल? हाँ हाँ। अगर आप वाकई बहुत परेशान हैं तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, वो कैसे? मुझे एक चचा की जरूरत है। आप वो अंकल बन सकते हैं। मैं? लो ऐसे ही? हाँ बिला वजह मैं क्यों बन जाऊं अंकल? एक गैर लड़की मेरी भतीजी कैसी हो सकती है, और वो भी एक ऐसी लड़की जो इंग्लैंड से आई हो। भाई मैं ठहरा देसी आदमी। नहीं बनी नहीं, हम नहीं खेल रहे। ओहो भाई, आपको अंकल बनने का मुआवजा मिलेगा। पहले आप मेरी स्कीम तो सुन लीजिए। स्कीम? अच्छा तो ये कहो कि परेशान तुम हो, तुम्हें अपने किसी पुरस्कार मकसद के लिए एक ज़हीन आदमी की जरूरत है। क्या है वो स्कीम? क्या है? सुनसान जंगल, तारीक राहें, अंधेरे में चीख, अंधेरे में नीला लिफाफा, खजाने का नक्शा। ओहो, कोई खजाने का नक्शा वक्शा नहीं है। क्यों? पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, यस, कैरी ऑन। यहाँ पर एक साहब रहते हैं, मिस्टर बारानी। बारानी? जी। उनकी एक बेटी जो इंग्लैंड में रहती थी वो वहाँ इंतकाल कर गई। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। फिर क्या हुआ? मैं यहाँ आई इंग्लैंड से तो सेठ बारानी समझे कि मैं उनकी वही बेटी हूँ। अच्छा, उनकी ऐनक हो गई थी क्या? ओहो नहीं, दरअसल उस मरहूमा बेटी की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। हूबहू? अच्छा, डबल रोल? जी नहीं, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। तो शायद वो सदमे से मर जाते। हसरत उन गुंजों पे है जो नहीं, अभी नहीं भाई, इट्स टू लेट। हाँ, अच्छा फिर क्या हुआ? हाँ, मैं उनकी बेटी तो बन गई। हाँ, लेकिन उनकी वो बेटी इंग्लैंड में दरअसल अपने अंकल के पास रहती थी, जो बरसों यहाँ नहीं आए। एक दफा सेठ बारानी ने मुझसे पूछा कि रूबी बेटे, आपके वो अंकल नहीं आए? तो मैंने कहा कि वो आने वाले हैं। अच्छा। तो
आप उन अंकल की जगह ले सकते हैं। रूबी, तुम्हारी ये स्कीम बहुत हौलनाक